अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का 21% दलित मतदाता इस उपचुनाव में, जो उत्तर प्रदेश में आज से नॉमिनेशंस के तौर पर शुरू हो चुका है, उसने क्या तय किया है। लोकसभा चुनावों की छाया के बीच ये पहला बड़ा महामुकाबला सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष के बीच उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ऐसे में 21% दलित मतदाताओं की भूमिका इस बार निर्णायक होगी। बीजेपी इन्हें वापस अपने पास लाएगी या फिर विपक्ष का कब्जा यहां पर बरकरार रहेगा। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का दलित मतदाता हमेशा से निर्णायक भूमिका निर्वहन करता है और उसकी बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में रही है। अधिकांशतः देखा गया था कि पिछले 20 सालों में इस वर्ग के मतदाताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीएसपी यानी मायावती के साथ था। लेकिन 2014 के चुनाव से ये दरकना शुरू हुआ तो आज तक मायावती इसे संभाल नहीं पाई और अब ये 21% का बड़ा हिस्सा या तो इससे बीजेपी इसकी बेनिफिशियरी है या फिर अपोजिशन को बड़ा चंक इस बीते हुए लोकसभा के चुनावों में मिला, जब उसको इस वर्ग के मतदाताओं के वोट का बड़ा चस्का लगा और मतदाताओं ने भी बड़ी तादाद में रुख किया। यही कारण है कि 44 सीटें गैर बीजेपी दलों के पास उत्तर प्रदेश में गईं। तो इस बार का जो उपचुनाव है उसमें बीएसपी की भी भूमिका है। बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है। सामान्यतः उपचुनाव बीएसपी नहीं लड़ती है, लेकिन पिछले दिनों से एक ट्रेंड शुरू किया मायावती ने कि वो उपचुनाव लड़ेंगी। तो यूपी की 9 सीटों पर जो बाई इलेक्शन है उसमें बीएसपी की भूमिका और दलित मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न, बल्कि यूं कह लें कि उनका वोटिंग बिहेवियर इस बार बड़ी निर्णायक भूमिका में रहेगा। और ये तय होगा कि संविधान आरक्षण का जिस मुद्दे को उठाकर दलित मतदाताओं को विपक्ष ने अपनी तरफ आकर्षित किया था, वो उनके पास रुका है या बीजेपी के पास जा रहा है या फिर बीएसपी यानी अपने कोर वोट बैंक के साथ इसका मर्जर हो रहा है। तो मुख्यतः दलित मतदाताओं के मन में किस तरह की सामाजिक राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति क्या बीएसपी नहीं कर पाई, उसी का नतीजा है कि बीजेपी, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की तरफ भी इस वर्ग के मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने लास्ट इलेक्शन में मूव किया था। अब ये 27 के पहले का एक बड़ा मुकाबला है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में असेंबली की सीटें आगे खाली होने के आसार नहीं है। लिहाजा इस बार एक मूड पता चलेगा, वो इस तरह कि ईस्ट यूपी, वेस्ट, नॉर्थ, आप देखें तो ये जो उपचुनाव है ये फैला हुआ है, किसी एक इलाके में नहीं है, बल्कि यूपी का एक ये मूड पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का इस वक्त मूड क्या है। राजनीतिक रूप से पिछले 4 महीनों में उनके क्या राजनीतिक व्यवहार में कोई बदलाव आया है, वो किसके साथ जा रहे हैं। बहनों भाइयों, पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ, पिछले 1.5 महीने से, कि दोनों दल, जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी और अपोजिशन की जो का मुख्य दल है समाजवादी पार्टी, इन्होंने प्रॉपर गांव-गांव कैंपेन चला रखा है दलित बस्तियों में, दोनों दलों ने, और अपने दल के उस वर्ग के नेताओं को ये बस्तियों में भेज रहे हैं और वहाँ समाजवादी पार्टी वाले बीजेपी सरकार की नाकामियों को बताते हैं और बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव से सबक लेकर अब दलित वर्ग के जो उसके नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनको बस्तियों में फिजिकली भेज रहे हैं। डिजिटली तो पहुँच रहे थे, अब फिजिकली भी भेजना शुरू किया है। कारण वही आरक्षण और संविधान को लेकर जो माहौल लोकसभा चुनाव में उत्पन्न हुआ, उसने बीजेपी के समक्ष बहुत बड़ी मुसीबत राजनीतिक रूप से खड़ी की थी। तो क्या उस मैसेज को जो अपोजिशन ने दिया था उसको डिकोड करके बीजेपी ने कुछ डैमेज कंट्रोल किया है, या मायावती अब इस वक्त थोड़ा पॉलिटिकली सक्रिय हुई हैं तो क्या उनके पास ये वापस जाएगा, या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो अलायंस है वो इस मेजर शेयर को अपने पास कंटिन्यू रखेगा। आज परिचर्चा इसी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की, और इसी में छिपा है 9 सीटों पर जीत का राज। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आप तो इस बात को समझते होंगे कि मुख्यमंत्री जी अयोध्या में कई बार गए और चुनाव से पहले चुनाव की तैयारी के लिए गए। उन्होंने बीएलओ हटाए,
उन्होंने सभी अधिकारी हटाए और अपनी मर्जी से जो उनकी सेवा कर सकते हैं वो अधिकारी पोस्ट कर दिए। और कई बार उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया, अपने जाने के बाद भी इंटरनल सर्वे कराया, उसमें उन्हें लगा कि वो हार रहे हैं, इसीलिए जानबूझ करके वहां का चुनाव नहीं होने दे रहे। कि कोई जाति आधार पे बंटवारा समाज का नहीं करना चाहता हूं। जाति बंटवारा अखिलेश यादव जी के खाते में लिखा है, राहुल गांधी जी के खाते में लिखा है, कोई पीडीए कहता है, कोई जाति जनगणना कराना चाहता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सिर्फ जानते हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी आचरण करती है, दलित विरोधी आचरण करती है, दलित के बेटे अवधेश प्रसाद को और उनके बेटे को ऊपर झूठे मुकदमे लाती है, भद्दी भद्दी बातें करती है और उसके बाद कहते हैं कि दलितों का वोट शिफ्ट करेगी। अरे भाई, आरक्षण के विरोधी लोगों, आपको अब दलित समाज छोड़िए, कोई भी पढ़ा लिखा सभ्य समाज, अगड़ा पिछड़ा, नल नील कोल भील, अब कोई वोट नहीं देगा। आने वाले उपचुनाव में 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को शुरू करते हैं। मेरे साथ समीर सिंह हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, राजेंद्र गौतम जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और प्रोफेसर रविकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और जाने माने चिंतक। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित होने के लिए। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और पहला सवाल ये है कि बीजेपी के पास कोई एक्शन प्लान है दलित समाज को फिर से अपने साथ उसी तरीके से जोड़ने की जैसा वो पहले आपके साथ 2014 से 2022 तक इंटैक्ट था? देखिए ब्रजेश जी, 2-3 बातें कहूँगा। एक तो 2014 में इस देश के अंदर यूपीए 1 और 2 की सरकार गई और 2014 में देश के आम चुनाव में देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाया। और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, और गरीब कल्याण पर विशेष फोकस उन्होंने अपनी सरकार में किया। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन मोदी जी ने अपने प्रयासों से जो उन्होंने सपना देखा था गरीब कल्याण का, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, बिजली हो, लोगों के घरों की सड़कें हो, ऐसे ज़रूरत की चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने योजनाओं को बनाया और जनता के विकास के लिए जो गरीब कल्याण था वो हमारी पार्टी की भी थ्योरी में है। आप देखिए, हमारी पार्टी की जब स्थापना हुई थी, दीनदयाल जी ने अंत्योदय का नारा दिया था, वो अंत्योदय वही गरीब कल्याण की बात है। उसको लेके माननीय मोदी जी ने प्रयास किया और 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार बनाई और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन किया। आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास, बिजली, गरीब कल्याण, योगी आदित्यनाथ जी ने गरीबों के लिए चाहे राशन रहा हो, सारा डिजिटलाइज करके उन व्यक्ति को मिले, उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो, इसका प्रयास करके वो गरीब, वो मजलूम जिसको न्याय नहीं मिलता था, जिसको लोग उत्पीड़न समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, उनको न्याय दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। और आज गरीब आदमी ये मानता है कि जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वो हमारे स्वाभिमान की, हमारे सम्मान की रक्षा करता है, हमारा विकास करता है, हमारी तरक्की होती है, हमारे बेटे को बिना पैसे के नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है। ऐसे बहुत सारे आप मुद्दे इसको हैं। असेस कर पाए कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा आपको छोड़कर क्यों गया? आपने इसका कुछ एनालिसिस किया? देखिए ब्रजेश जी, 2024 के चुनाव में बसपा भी लड़ रही थी, कांग्रेस सपा का अलायंस था, हम भी लड़ रहे थे। बसपा ने भी बहुत सारी सीटों पर बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है। ये ठीक है कि वो सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए। राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाता है कि कभी कभी पॉलिटिकल कंपनसन में कोई 60,000 पाके हार जाता है और कोई 50,000 पाके जीत जाता है। तो जीत हार का जो आकलन होता है, उस सीट की परिस्थिति कैसी है, वहाँ लड़ाई कैसी है, कैंडिडेचर कैसा है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन बसपा के आप जनाधार को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। हाँ, ये जरूर मैंने है कब कि नकारा? नहीं, हाँ ये जरूर मैंने है, नाम भी नहीं लिया था। मैं उसको मैंने कहा आगे- आपने डिकोड नहीं, किया कि नहीं, आपसे ये बिल्कुल। वर्ग क्यों हटा मेरा था? जो नारा है ब्रजेश जी गरीब कल्याण का,
माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, उस नारे को गरीब आदमी ने समझा, और वो गरीब आदमी चाहे वो किसी जाति धर्म का कुछ सबक लिया वो आपने? भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। हमारा वोट परसेंटेज नहीं घटा ब्रजेश जी, जो बात मैं कह रहा था, हमारा नहीं, वोट कुछ सबक लिया आपने नहीं, कि ये हटे क्यों थे आपसे? नहीं, सब हटे नहीं। देखिए, ये दुष्प्रचार है, वो हटे नहीं। मैंने कहा कि जो लोकसभाओं के अंदर चुनाव के परिणाम का कंपनसन होता है, जिसका मैंने उदाहरण दिया कि कभी हम अधिक वोट पाके हार जाते हैं और कभी कम वोट पाके हम जीत जाते हैं। देखिए, आज भी गरीब आदमी योगी जी की योजनाओं के साथ है, योगी जी के काम के साथ है, योगी जी के विकास के नारे के साथ है। मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और गरीब कल्याण का, उस तो पर अभी सरकार आप लोग काम क्या कर रहे हो? है। दलित बस्तियों में जाने का आपका प्लान चल रहा है? आप देखिए कोई ब्रजेश विशेष जी, योजना बना रहे हैं? कैसे अट्रैक्ट करेंगे? मैं कोई चुनाव में नहीं जाती। हमारी पार्टी के पास मजबूत संगठन है, हमारी पार्टी के पास नीति है, हमारे पार्टी के पास नेता है। माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं। हर चुनाव हमारे लिए चुनौती होती है और जनता का निर्णय हम स्वीकार करते हैं। जनता जनार्दन है ब्रजेश जी, मैं जनता के निर्णय बहुत शुक्रिया आपका। ईवीएम पर गाली दे के नहीं खराब करते हैं, अधिकारियों पर नहीं फोड़ते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि जनता की सेवा हमने की है, जनता ने हमको समर्थन दिया है। हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी सरकार की योजनाओं को बताएंगे और उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री देने के लिए लोगों से आग्रह करेंगे। सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। मैं आपको आईपी सिंह जी के पास ले चलता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आईपी सिंह जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो बताइए कि आप ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जो आप लोग मैजिक करके आए थे, गैर बीजेपी दलों ने 44 सीटें जीते, जिसमें लार्जेस्ट आपकी पार्टी 37 जीत कराई थी। तो वो वोट रिटेन करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग है? इन 4 महीनों में आपने क्या किया? देखिए, जो डबल इंजन की सरकार है वो दलित विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। अंत्योदय अगर देश में किसी का हुआ तो हर भाजपाई का, भाजपा के नेताओं का और संघियों का हुआ है। वो बिलियनियर बन गए हैं, देखते देखते फटी चप्पल से यहाँ तक पहुँच गए हैं। मंत्रियों के पास अकूत संपत्ति है। अभी आज अखबारों का फ्रंट कवरेज है, सभी सोशल मीडिया पर है कि कैसे एक एक जिलों में जो ट्रकें आ रही है, जो गाड़ी आ रही है, उनसे कैसे 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए एक एक जिले में वसूला जा रहा है। अभी मैं बांदा और हमीरपुर का देख रहा था, किस तरह से नदियों का सीना चीरा जा रहा है, किस तरह से पोकलैंड जेसीबी मशीनें जो एनजीटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन है, किस तरह से खनन की लूट हो रही है। और एक संगठन मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम बड़ा है, आज भी उनके लोग पूरे उत्तर प्रदेश में खनन का काम करते हैं। और ये दलित विरोधी जो सरकार है, आपको एक वाकया याद दिलाता हूं जो बहन मायावती जी को आज भी कचोटता है। ताज कॉरिडोर में पहली बार मायावती जी के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एफआईआर दर्ज करवाया था, और आज तक बीजेपी ब्लैकमेल करती है। जब चुनाव आता है तो उनके परिवार को उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें डरवाया जाता है, उनसे प्रत्याशी बदलवाए जाते हैं। और जिस तरह से हमारे दलित नेता अयोध्या के सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी, जो 8 बार विधायक रहे, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और मिल्कीपुर में जब उनके बेटे को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, जो सामान्य वर्ग की सीट है, दलितों के साथ अगर कोई कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है, आज उनकी पैरवी। सर, मैं यही तो पूछ रहा हूं, आप मेरे सवाल का इस बात का जवाब दें आईपी सिंह जी, कि आपसे मैंने पूछा कि 4 महीनों में आपने सर क्या किया दलितों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए? आपकी पार्टी ने क्या अभियान चलाया? आपने ऐसा क्या किया कि ये समाज आपको वोट दे? विपक्ष के पास होता क्या है? विपक्ष के पास उनके प्रति सहानुभूति है, उनके प्रति उनका जो हक है, जो कुछ मिलना चाहिए। अयोध्या की एक दलित बेटी के साथ 8 भाजपाइयों ने, 6 भाजपाई थे, 2 गैर थे, गैंग रेप किया। 1 सप्ताह तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री 2 बार गए, उस दलित छात्रा से अभी तक नहीं मिले। तो उत्तर प्रदेश क्या, लखनऊ के अंदर 1 महीने के अंदर 5
गैंगरेप की वारदात हुई, कल कानपुर में एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। सवाल ये है सर, कोई कि योजना सरकार है आपके एक यूनिट पास, बिजली नहीं बढ़ा कोई पाई मुद्दा है सड़कें ध्वस्त कि हैं, दलितों गांव को में आप बिजली अपनी नहीं तरफ आती किस है, लिए कैसे विकास आकर्षित रख ठप है, पाएंगे? सिर्फ धार्मिक कोई इशू उन्माद, है और धार्मिक उन्माद थैंक यू बढ़ाकर सर। ये डरवा रहे हैं कि हम रामपुर जैसे। जी, आपकी पार्टी के पास कोई एजेंडा है पॉलिटिकली कि आप कैसे मायावती का वोट या बीजेपी के पास जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का वोट गया है, इन्हें आप अपने साथ कैसे जोड़ेंगे? आईपी सिंह जी। देखिए, हम तो जोड़ लिए हैं, हम तो उनके साथ उनके दुख सुख में। आदरणीय ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश के एक एक परिवार के पास समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अब बहुत ईमानदारी के साथ 2019 में बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बने और गंगा जल लेकर एक एक कार्यकर्ता शपथ खा सकता है कि हमने प्रधानमंत्री के लिए बनाने के लिए दिल और दिल के साथ संबंध जोड़ा था। ये संबंध किसको पीएम बनवा रहे थे? नहीं जोड़ा, एक सेकंड समाजवादी पार्टी ने दिल से प्रधानमंत्री के लिए प्रयास आप किया। किसको पीएम बना रहे थे? परिणाम आते ही उन्होंने ये गठबंधन तोड़ा है। बहुत बधाई आपको सर। आप मायावती जी को पीएम बना रहे थे? बहुत बधाई आपको। सर रुक जाए प्लीज। प्लीज बधाई दे रहा हूँ आईपी सिंह जी को। थैंक यू सर, बहुत बड़ा आपने रहस्योद्घाटन किया। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं और फिर हमारे पास दो टॉप एक्सपर्ट हैं, उनके पास भी चलेंगे। सुधा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि आप लोग चुनाव जीतने के बाद, यहाँ 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का कोई खास पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं चल रहा है। जिस मुद्दे के सहारे आपने संविधान और आरक्षण का मुद्दा देकर उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल की, क्या हाईकमान ने उत्तर प्रदेश को भुला दिया है? नहीं, ब्रजेश जी, आप देख रहे होंगे कि लगातार जितने उपचुनाव की सीटें हैं उस पर लगातार संविधान बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सब वहाँ के लोगों के साथ मिलकर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उत्तर प्रदेश की जनता और जिन जनता को भुला के सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वादे और जुमलों पे अपनी सरकार बचा रखी है, बना रखी है। क्योंकि कहने के लिए तो अंत्योदय योजना का नाम ले लीजिए, आप बात कर लीजिए कि बच्चियां सेफ हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जब आप घटनाओं को देखते हैं, सुबह के अखबार में घटना शुरू होती है बेटियों के बलात्कार से और खत्म वहीं पे होती है। तो कहने के लिए आप कुछ भी कहिए, सबका साथ सबका विकास कह तो रहे हैं आप, लेकिन विकास किसका हो रहा है, किसके 5 स्टार ऑफिसेस चमक रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो ये कहने और जो कथनी और करनी का अंतर है उसको जनता के सामने। दलित समाज के कोई खास मुद्दों का उदाहरण आप लोग कोई नहीं कर पा रहे? नहीं, दलित समाज क्या, सभी के साथ जो इनके हो रहे हैं। अभी आपने देखा था कि किस तरह से लखनऊ में पेड़ों को लगाने के लिए दलित बस्तियों को जिस तरह गिराया गया था, उनको कहीं और बसाया गया था। वहां पे कोई मूलभूत उनकी न तो जरूरतों के, न स्कूल है, न अस्पताल है, लाके उनको वहां डाल दिया गया। और कैसी व्यवस्था है सबने देखा और हमने उस पर कितनी आवाज उठाई। तो अब आरक्षण और संविधान पर कोई खतरा तो नहीं मैडम? नहीं, बिल्कुल खतरा है। जिस देश में, अब कौन सा खतरा नहीं, सुनिए ब्रजेश जी, खतरा इस बात का है कि जिस देश में संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, तो आप लोग बोलते भी नहीं, पूछना पड़ता है। नहीं, बोल रहे हैं, तभी तो आप जान रहे हैं कि जो चीजें ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो लगा सोचा आप संविधान आरक्षण के, आईपी सिंह ने भी वही नहीं बोला। नहीं, संविधान को खतरे में डालने वाले। क्या बोलते थे गौतम जी? मैं अपनी बात पहले ना बोले एंकर, सवाल न पूछे, ये लोग गुस्सा हो जाते थे। नहीं, संविधान और आरक्षण वही मूल मुद्दा आज भी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार में अपने मूल वादों को हटा के उन चीजों पे बातें की जाती हैं जिनका जनता से कोई सीधा सरोकार नहीं है, तो जाहिर सी बात है संविधान का खतरा तब भी था, आज भी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्होंने हर उस वादे पे। अब आप लोग, मैं देखता हूँ उसको कम हाईलाइट करते हैं। नहीं, हम उसी पे चल रहे थे। और दलित हो, चाहे इस देश में युवा हो, चाहे जितने भी लोग हों जिनके साथ नाइंसाफी लगातार हो रही है, और साथ ही साथ कह तो दिया जाता है, आप जानते हैं इस देश में बेरोजगारों की संख्या उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। पीसीएस की परीक्षा होनी थी, टाल दिया, नवंबर से दिसंबर में पहुंच गया। आरओ की परीक्षा होगी कि नहीं कुछ पता ही नहीं है, तो परीक्षाएं तो करा नहीं पाते हैं, बच्चों के सिलेक्शन हो नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बंद पड़ी हुई हैं, और ये बात करते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। बहुत शुक्रिया। प्रश्न है, इसका कोई उत्तर इनके पास नहीं होता है। और आप कोई दलित प्रोग्राम भी नहीं पॉलिटिकली बता रही कांग्रेस क्या? नहीं, हम लगातार संविधान बचाने के लिए, संविधान के साथ जुड़ने के लिए, मेरे पूछने के बाद आप बचा रही। मैंने आपको स्टार्टिंग किया था कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार यूपी में उपचुनाव के जितने सीटें हैं उस पर हम कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है। आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में?
हम 10 पे लड़ रहे हैं, 9 सीटों पे। 10 पे तो छोड़िए, सरकार ने कैसे एक को रोक लिया हार के डर से कि 10 से 10 जीत कुछ रहे थे। सीट आईपी सिंह ने अभी दी नहीं आपको? नहीं नहीं, हम 10 पे लड़ रहे हैं, 9 पे लड़ रहे हैं। सरकार एक घोषणा भी नहीं कर पाई है, 10 चुनाव पे करा ही नहीं इतने पाई। कंजूस कैसे हो गई सोचिए, आईपी सिंह की? ब्रजेश जी, अभी तक आपकी सीट तक नहीं दे ब्रजेश रहे जी हैं। सोचिए, इस देश मुझे में फिक्र है आपकी। 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने वाले लोग 10 उपचुनाव नहीं Thank करा you. पा रहे हैं। 10 उपचुनाव नहीं हो पा रहा है इस देश में। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर रविकांत जी को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर साहब, स्वागत आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो सर, मुझे बताइए कि जो मई और जून में राजनीतिक माहौल दलित समाज के भीतर था और जो उनकी राजनीतिक चेतना थी और जिस तरह से आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाया गया, क्या वो मुद्दा अभी भी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के बीच राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है या फिर अब वो बात आगे बढ़ गई है? और आप क्या मानते हैं कि मायावती भी उपचुनाव में आ रही हैं, अपोजिशन और सत्तारूढ़ दल भी है, तो ऐसे में संभावनाएं ये समाज अपने लिए कहाँ पॉलिटिकली तलाश रहा है? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो ये कि संविधान जो लोकसभा में चुनावी मुद्दा था वो अब मुद्दा नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हरियाणा में आपने देखा नतीजा, और वही मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी को लेकर के दलितों में एक संवेदनशीलता है, लेकिन अगर आप केवल संविधान के जरिए वोट हासिल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो अब नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता बैठे, जो प्रवक्ता बैठे हैं, और दलित मुद्दे पर बात हो रही है, लेकिन एक भी पार्टी का जो प्रवक्ता है वो दलित नहीं है। जो असली समस्या है दलितों की वो सिर्फ इसकी नहीं है कि साहब संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, केवल आप इसके जरिए ही नहीं वोट हासिल कर सकते या उसको आउटरीच नहीं कर सकते। वो लोकसभा का मुद्दा था, मैं ये मानता हूँ, और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को दलितों ने सबक सिखाया भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो दलित है वो 3 मुद्दों पर किसी भी पार्टी के साथ जाएगा। पहला मुद्दा है दलितों के एजेंडे का, और जिस पर मुझे लगता है कि अखिलेश यादव भी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है दलितों के सम्मान का, उनके स्वाभिमान का। इस पर राहुल गांधी खुल करके बात कर रहे हैं। मायावती की अपनी राजनीति हमेशा से बीएसपी की पॉलिटिक्स सम्मान और स्वाभिमान की होती रही है। तीसरा जो सबसे ज़रूरी है और जिस बात को मुझे लगता है कि विपक्ष नहीं समझ पा रहा है, वो है दलितों के प्रतिनिधित्व का सवाल। अब समस्या ये है कि आप दलितों का वोट तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दलितों को नेता नहीं बनाना चाहते। कांग्रेस पार्टी में कितने नेता दलित थे, जरा देख लीजिए आप। समाजवादी पार्टी में कौन दलित नेता है? आप ठीक है, वो अयोध्या से जीत करके जो आए हैं अवधेश प्रसाद जी, केवल उन्हीं को लेकर के अखिलेश यादव बात करते रहते हैं, और उनमें भी आप देखिएगा कि वो दलित जो स्वाभिमान और सम्मान की भावना है वो उनमें नहीं दिखाई पड़ती है। जो दलितों के भीतर अम्बेडकराइट जो सोच समझ है वो उनके भीतर नहीं है। तो वो जाति से जरूर दलित है, लेकिन उनके भीतर दलित जैसी कोई उस तरह की चेतना नहीं दिखाई पड़ती। बीजेपी के साथ क्या है कि बीजेपी में आपको दलित दिखाई पड़ेंगे, नेता हैं, लेकिन दरअसल वो मुखौटे हैं। उनके जरिए दलितों की ही अधिकारों की हत्या होती है। संविधान को ख़त्म करने की बात कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर कर रही थी। वो तो दलितों ने उनको सबक सिखाया और आदिवासियों ने। भारतीय जनता पार्टी ने एक काम ज़रूर किया है कि वो दलित मुखौटे लेकर के आते हैं और उसके जरिए लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसा 5 किलो राशन के लिए इस देश में क्या 90 साल स्वाधीनता आंदोलन लड़ा गया था? डॉक्टर अंबेडकर उस समय मधुमेह से पीड़ित थे, उस समय वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार थे, जिस समय संविधान सभा में बतौर प्रारूप समिति अध्यक्ष वो काम कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी कि नहीं साहब, दलितों को कल को आप 5 किलो राशन देंगे, और उसको आपने एजुकेशन उनकी पूरी छीन ली, आपने उनके लिए नौकरियां, आरक्षण पूरा छीन लिया, और गटर में वो आज भी मरने के लिए अभिशप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस में भी वो दलित गटर में मरता है, और इधर भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करेगी? अभी कल वाल्मीकि जयंती मनाई गई, बड़ा महिमा मंडन किया गया, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता क्या ये बताएंगे कि जिस
वाल्मीकि बहन का बलात्कार हुआ था हाथरस में, जिसके बाद में मौत हुई, उसके परिवार के लोगों को आज भी न्याय नहीं मिला। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह वादा किया था कि हम उस परिवार को एक नौकरी देंगे, उसको आर्थिक सुरक्षा देंगे, और बाद में विधानसभा तो में फिर कह आप दिया कि नहीं प्रोफेसर देंगे। साहब क्या ये भूमिका भारतीय जनता मायावती पार्टी की पाते असलियत है। हैं, और क्या आपको लगता है कि दलित समाज देखिए, मायावती की तरफ थोड़ा पॉलिटिकली रुख कर रहा है या उनसे छिटक रहा है? देखिए, दलित के साथ इस समय समस्या क्या है कि एक तो वो विभाजित हो रहा है और नेतृत्वहीन है। मायावती ने नो डाउट दलितों के भीतर स्वाभिमान और सम्मान की चेतना पैदा की, और जब तक वो सरकार में थी, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, बैकलॉग का हो, या दलितों के अधिकार को लेकर के जागरूकता हो, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम और आप गिना सकते हैं। जिस तरह का लैंड ऑर्डर था उनके समय पर, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन समस्या ये, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि किसी नेता का इतना सम्मान नहीं होना चाहिए कि जो लोग हैं उनका आत्मसम्मान टूट जाए। और ऐसे में जब वो समाज नेतृत्वहीन होता है, जब जैसे ही वो नेता कमज़ोर होता है, वैसे ही वो समाज फिर बुरी तरीके से भटक जाता है। आज की स्थिति यही है। मायावती ने अपने आप को जिस तरह से पेश किया, उन्होंने दलितों को अपना बनाया ज़रूर, लेकिन आगे चल करके जो लीडरशिप पैदा हुई थी मान्यवर कांशीराम के द्वारा, वो लीडरशिप आपके कहने का ओवरऑल मैं जो तात्पर्य निकाल पाया, आपके कहने के मुताबिक दलित समाज फिलहाल नेतृत्वविहीन है, विभाजित है और दिशाविहीन है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम से। और 21 अगस्त का जो आंदोलन हुआ उसमें भी विभाजन हुआ, क्योंकि अब मायावती केवल जाटव पॉलिटिक्स कर रही हैं। अब वो दलित पॉलिटिक्स नहीं बची उनके पास, वही चंद्रशेखर कर रहे हैं, वो जाटव पॉलिटिक्स पे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा रही है। ये बात अगर कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि दलित इधर जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इनकी समस्या ये है कि दलितों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन दलित नहीं चाहते, उनको दलित नेता नहीं बनाना है। मैं दोनों ही लोगों से ये सवाल पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई दलित ऐसा चेहरा जो वास्तव में दलितों के लिए खड़ा होता हो उत्तर प्रदेश में? आपने वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं और मैं डिबेट के दूसरे चरण में इन लोगों से आपके विषय पर इन मुद्दों का जवाब भी लूंगा। मेरे साथ राजेंद्र गौतम जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। गौतम जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद। जो बातें अभी प्रोफेसर रविकांत ने कही हैं, उन बातों को राजनीतिक तर्क के रूप में आप किस तरह से पाते हैं, और क्या आपको लगता है कि जिस तरह का वातावरण पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में था उसमें कुछ तब्दीली आई है, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी यानी दलित समाज का राजनीतिक चिंतन अब बदला है? 2009 से बसपा बहुत कमज़ोर हुई है और 24 तक उसका हाल बहुत बुरा रहा है। बसपा के कमज़ोर होने के कारण अब सारी पार्टियों का फोकस दलित वोट बैंक पर है, जबकि अभी कुछ दिन पहले सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की एक एट्रोसिटी रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न में मामले में उत्तर प्रदेश आगे है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। दूसरा, इस समय दलित समाज दुविधा में है, वो किधर जाए। कैसी दुविधा? दुविधा में इस तरीके से जैसे बसपा का बहुत कमज़ोर हुई है, और बसपा का भी हरियाणा चुनाव में भी देख लीजिए, एकल चलो। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा में तो मैंने देखा कि मेजॉरिटी शेयर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का बीजेपी को गया। वही बता तो रहे हैं, कांग्रेस को भी मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, बट मेजॉरिटी शेयर उन्हें मिला। लेकिन आप यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, न भाजपा के पास, न सपा के पास और न कांग्रेस के पास दलितों उत्थान के लिए कोई योजना एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट चाहते हैं, और वोट के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इस समय दलित समाज, तो दलित नेतृत्व तो बीएसपी के पास है, वहां तो टॉप लीडर ही ना टॉप लीडर, तो उनको उनके साथ क्यों नहीं जा रही? नहीं, वो विश्वसनीयता खो चुके हैं। 2000 कौन? मायावती? हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी 2009 से लेकर 2024 अब वो दलितों का विश्वसनीयता खो चुकी है। उनके ऊपर भाजपा का बीट पार्टी होने का ठप्पा लग चुका है। ये सब कहते हैं। ऐसा इंटेलेक्चुअल शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी मानते हैं, या आम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी भी यही सोचती है? नहीं, जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और आपको बताएं कि अभी कुछ दिन पहले हम एक दलित बस्ती गए थे, वहां पर हम मिले। पहले गए थे तो छप्पर लगा हुआ था, इस बार गए तो उनकी छत बनी। तो ये एक चीज बहुत बड़ा आपको बता दें, दलितों को भाजपा सरकार में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये सही है, मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है।
इसमें कोई लेकिन स्वाभिमान उनका कुचला जाता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है, नौकरियां भी खत्म हो रही हैं, आरक्षण पर भी संकट है। तो ये सारी चीजें, इन सारी इशुओं को इन तो ये कम्युनिटी, आप तो इस कम्युनिटी को बहुत लंबे समय से खुद भी पत्रकारिता में हैं आप, ये पॉलिटिकली ये कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी इस वक्त क्या सोच रही है? नहीं, वो तो अब जो भी उसके अधिकारों को, सम्मान की बात करेगा वो उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। और ये हमें लगता है अभी 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, विभाजित है कम्युनिटी या नहीं, जैसा अभी प्रोफेसर साहब कुछ इशुओं पर विभाजित है, जैसे ये क्रीमी लेयर पर विभाजित दिखा मुझे। हाँ, एक्चुअली में लोगों ने दलितों को दिग्भ्रमित कर दिया इशू पर। और जब तो मतलब अब लीडरशिप कोई नहीं देना चाहता, सब चाहते हैं कि वोट दो, वोट दीजिए, बस वोट दीजिए और हमारे अधिकार की बात मत कीजिए। पर आप तो कह रहे हैं कि अभी बीजेपी की सरकार में लाभ है, सरकारी योजनाओं का लाभ तो दे रही है, लेकिन अब एट्रोसिटी एक्ट, अब ये जो रिपोर्ट आई है उसमें दलित मतलब सम्मान और अधिकार, हाँ, ये देना चाहिए ना। ऑल राइट, वीरेन जी भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, स्वागत आपका। तो आप मुझे बताइए कि ये टॉप 3 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और मायावती को भी इसी में सम्मिलित कर लेते हैं, इन लोगों की क्या प्लानिंग है इस 21% वोट शेयर के लिए इस बार के बाई इलेक्शन में? और जो संविधान आरक्षण अब दलितों के बीच मुद्दा है, या वो मानते हैं कि अब बीजेपी बहुमत में नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, लिहाजा ये मुद्दा अब खत्म हो गया है? देखिए, दलितों को लेकर ये जितने दल हैं ये आजकल थोड़ा से तैयारी में लगे हैं। एक समरसता सम्मेलन चल रहा है शुरू की, आप दलितों को मायावती फिर से अपने पाले में लाएं। भाजपा ने दलितों के घर पे भोजन किया, उसी वो सिलेंडर से जिसमें उज्ज्वला सिलेंडर उन्होंने मुफ्त दिया था, योजनाओं का लाभ दिया, बहुत बड़ी संख्या में उनको अपनी ओर मोड़ा। एक बात अभी आई थी है कि दलितों के मतों का विभाजन है। अगर आप इसे दूसरे रूप में देखें तो इसको दलित जागरूकता भी कह सकते हैं कि मायावती के साथ जब तक उनको सम्मान मिला वो रहे, फिर भाजपा ने उनको सम्मान दिया मोदी के आने के बाद से, फिर वो मोदी के साथ भी गए बड़ी संख्या में। फिर जब ये लगा कि संविधान और आरक्षण पर खतरा है तो वो जागरूकता दिखाते हुए सपा के साथ चले गए। तो ये आप विभाजन के बजाय इसको जागरूकता के नज़र से भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि मायावती दलितों की एक छत्र नेता थी, उनसे दलित वोट बैंक क्यों खिसका, क्यों अलग हुआ? जो व्यक्ति मायावती को अपना नेता मानता रहा हो वो कुछ योजनाओं के खातिर भाजपा में चला जाए या सपा में चला जाए जी, ये इतना आसान नहीं था। लेकिन मायावती इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। मायावती ने जो लोकसभा चुनाव लड़ने का अकेले फैसला किया, उसकी वजह से दलितों में एक मैसेज गया कि वो भाजपा को नहीं सपा को हराना चाहती हैं, लिहाजा उनके कैंडिडेट उसी तरह के आ रहे हैं। इस वजह से अगर संविधान पे अटैक होगा तो फिर यही इंडिया गठबंधन उसको बचा सकता है, और इस वजह से दलित बहुत बड़ी संख्या में इस चुनाव में 2024 के चुनाव में सपा और कांग्रेस के साथ गया था। अब वो उस भूल को सुधार करना चाहती है, उस वोटों की भरपाई करना चाहती है उपचुनाव में जी। लेकिन भाजपा भी तैयार है कि फिर से घर पे पहुंचेंगे और मनाएंगे कि वापस आओ, हमने आपको इतना सम्मान दिया है। तो विभिन्न सारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची फिर तैयार हो रही है, और जिसमें आवास से लेके फ्री राशन सारी चीज़ें हैं। और वो मोदी को लेकर जो संविधान का भ्रम आया था वो कमज़ोर पड़ चुका है। अब ये जरूर है कि दलित मायावती के साथ भले न जाए, लेकिन भाजपा उसको अपनी ओर फिर से खींचेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रजेश जी यादव समाज के नाते कहते हैं कि दलित अखिलेश यादव के साथ नहीं जाता है, लेकिन 2024 में इसमें बदलाव हुआ क्योंकि उसके अस्तित्व पर संकट नजर आ रहा था जी। अब अवधेश प्रसाद कितना दलित वोट रोक पाएंगे और इतना आगे चलकर
क्या वोट में वो कन्वर्ट हो पाएगा, ये देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ये तय करेंगे कि आने वाले वक्त में यूपी में लड्डू बटेगा कि जलेबी चलेगी। ये चीजें अब सब तो मिठाई साफ भी बट होंगी। गई है, मैं तो देख रहा हूं। थोड़ा कीड़ा मकोड़ा आजकल ज्यादा लग रहा है, बाहर खड़ा होना मुश्किल है जी, लेकिन- कंक्लूड करें जी। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में दलितों का वोट जिस महापुरुष के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर सारी पार्टियां मांगती हैं, उनके आदर्शों पर जब तक कांसीराम जिंदा थे मायावती भी चलती रहीं। लेकिन अब मायावती के बाद मोदी ने यह कोशिश की कि अंबेडकर के सम्मान को बढ़ाया जाए, उनके पंच तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया जाए। उसका कुछ हद तक फायदा भी मिला था बीजेपी को, लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाया। बहरहाल 4 लाइनों में अपनी बात कहूंगा और समझिएगा जी, कि छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ये व्यवस्था अभी खत्म नहीं हुई है। समय के साथ, चुनाव के साथ इसका इस्तेमाल राजनीतिक दल करते हैं कि हरदम तिल का ताड़ बनाया जाता है, मानव को मानव से लड़वाया जाता है, और राजनीति में रहजन को हर दिन यारो सूरज तारा चांद बनाया जाता है। और लग रहा है देश से अब भूखमरी मिट जाएगी, फौज गिद्धों की आयात होकर आ गई, और भूख की चिंगारी जब बन गई ज्वालामुखी, हंसनी पत्थर को भी मोती समझकर खा गई। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। समीर सिंह जी, डिबेट के पहले राउंड में ये ऑब्जर्वेशंस सामने आए कि आप दलितों के सम्मान की बात करते हैं, उनको सरकारी स्कीमों का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन उनको जो प्रतिनिधित्व और अधिकार मिलने चाहिए और जिस दलित एजेंडे को आपको बढ़ाना चाहिए था, एक्चुअली उतना आपने बढ़ाया नहीं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा कि दलित एजेंडा हमारा पहले से पार्टी का एजेंडा है, कोई हम वोट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दीनदयाल जी के विचारों में अंत्योदय की सेवा थी, अंत्योदय की सेवा शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं रविकांत जी को भी सुना और गौतम जी को भी सुना। रविकांत जी बहुत दिन बाद हमारे साथ डिबेट में आए और कई बार हमारे साथ डिबेट किया, लेकिन रविकांत जी, हमें लगता है कि थोड़ा आपको और अपना अध्ययन बढ़ाना चाहिए। आप आदिवासी वोटों की बात कर रहे थे, आप दलित वोटों की बात कर रहे थे, उनके सम्मान की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा सम्मान दिया और आज दलित और आदिवासी सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका उदाहरण पिछले दिनों में हरियाणा का चुनाव रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव रहा हो, उड़ीसा का चुनाव रहा हो, आदिवासियों ने 100% वोट दिया और हमने दलित और आदिवासी 2-2 राष्ट्रपति बनाए। रविकांत जी, रामनाथ कोविंद जी इसी उत्तर प्रदेश के लाल थे जिनको देश का राष्ट्रपति माननीय मोदी जी ने बनाया। द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति हैं। वो झारखंड की राज्यपाल रही, झारखंड की राज्यपाल रही और आज देश की राष्ट्रपति हैं, किसी और ने नहीं बनाया। दूसरा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं आपको 50 नाम गिना दूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार में बेबी रानी मौर्य दलित समाज से आती हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, राज्यपाल रही हैं। असीम अरुण ने अपनी नौकरी छोड़ के आईपीएस और पुलिस कमिश्नर, कानपुर की पोस्ट कोई छोटी नहीं होती है रविकांत जी, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ईमानदारी से उन्होंने, पर जो अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, वो तो नहीं दे रहे ना। सब चीज दिया, हमने अधिकार भी दिया, हमने सम्मान भी दिया, हमने विकास भी दिया। और मोदी जी ने, अभी बीरेन जी जो कह रहे थे पंच तीर्थों की विकास के बारे में, माननीय अंबेडकर जी के जो विचार थे, जो अंबेडकर जी के स्थान थे, उन सब को हमने विकसित करने का काम किया देश और विदेश में। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी, 30 सेकंड ब्रिजेश, समाजवादी पार्टी के साथी अभी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। अरे आपने तो जो धोखा किया पिछड़ों और दलितों के साथ कोई नहीं कर सकता। आपने 93 में सरकार बनाई और जब बहन जी ने समर्थन वापस लिया तो आपने हत्या का प्रयास किया, गेस्ट हाउस कांड।
आपने दलितों के साथ अन्याय किया सरकार में रहते। सबसे ज्यादा हरिजन उत्पीड़न आपकी सरकार में हुआ, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, पिछले दिनों जो बलात्कार हुए, अयोध्या की चर्चा कर रहे थे आप, निषाद बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी के नेता और उसके आदमी ने बलात्कार किया। अखिलेश यादव ने डीएनए जांच की मांग की। आप मांग करते हो दलितों के लिए, डीएनए जांच की मांग करते हो बलात्कारियों को बचाने थैंक यू सर, के टाइम लिए। ओवर सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, करते हो। आज तक धन्यवाद इतिहास सर, में किसी आईपी सिंह जी को लाया जाए, मुख्यमंत्री ने बहुत बहुत धन्यवाद सर, बलात्कार को बहुत छुपाने शुक्रिया, के लिए डीएनए धन्यवाद की सर, मांग नहीं की थैंक यू, और ऑल राइट, मायावती की हत्या करने थैंक का यू सर, प्रयास किया। अभी और तो वोट पीएम बना लेने रहे के हो, लिए गलबलियां धन्यवाद, डालते हो धन्यवाद, और फिर बताते हो थैंक कि यू वो सर, कंक्लूड ट्रांसफर नहीं करें, हुआ। आपने 30 कहा, मैंने 50 सेकंड, थैंक यू सर, आईपी सिंह जी को लाया जाए, धन्यवाद। आईपी सिंह जी, आप मुझे बताओ कि आपकी पार्टी को जो मैसिव सपोर्ट, मैं तो कहता हूं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने कलेक्ट किया, आपकी पार्टी ने दलित समाज के लिए क्या किया और आगे क्या प्लानिंग है आपके पास? क्या सिर्फ अवधेश प्रसाद ही आपके पास एक ट्रॉफी की तरह हैं दलित समाज से, या कुछ और भी प्लानिंग है जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर साहब भी कर रहे थे? समाजवादी पार्टी दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े जो पीडीए है उस सबका सम्मान करती है और सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। बीजेपी सबड़ों को पोषित करती है, पूंजीपतियों को पालती पोसती है, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, जितने उद्योगपति हैं वो बीजेपी और बड़े नेताओं के खासम खास है। कुमारी शैलजा को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हरियाणा में कहा कि साहब दलितों का अपमान हो रहा है, शैलजा जी का अपमान हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाना था तो शैलजा जी की याद किसी दलित की याद नहीं आई। सरसंचालक होगा अंत्योदय में, लेकिन वो ब्राह्मण सरसंचालक होगा, चित्पावन ब्राह्मण ही होगा। अगर बीजेपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो वो ब्राह्मण होगा, या राजनाथ सिंह जैसा कोई क्षत्रिय होगा, या अमित शाह जैसा कोई वैश्य समाज का होगा, और नड्डा जी भी ब्राह्मण हैं। वहां दलित नहीं बैठ सकता, सरसंचालक दलित नहीं हो सकता। ये पोषित करने वाली बीजेपी के दो तरह के दांत हैं, हाथी की तरह। दांत कुछ और दिखाने के हैं, खाने के दांत कुछ और हैं जी। सत्ता में वोट चाहिए तो कैसे कांग्रेस सत्ता में रुक जाए हरियाणा में, उसका पूरा प्रबंध किया। शैलजा जी को लेकर र्यूमर फैलाई गई। ओके, प्रोफेसर रविकांत जी ने कुछ ऑब्जर्वेशंस रखे थे, वहां बीजेपी पीछे हट गई। तो ये वो लोग हैं कि जो दलित बेटी के साथ 6 भाजपाइयों ने रेप किया। आप आईपी सिंह जी, भाजपाई प्रोफेसर रविकांत ने कुछ इश्यूज दलित एजेंडे को रखा था, गैंग रेप किया, उन्हें जेल से छुड़वाने का काम। सर एक सेकंड प्लीज, आप दलित मुद्दे पे आज बात करें। कन्नौज में ओके, आप मुझे बताइए आईपी सिंह जी, एक सेकंड, उनके कान से बुला सर एक के सेकंड, डांस कौन देख रहा आज दलितों का मुद्दा है, आप लोग तो आपस में ही बांटे ले रहे हो समाजवादी और दलितों की बात नहीं हो रही है। एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी आप मुझे बताइए सर, कुछ इश्यूज रेज किए समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री सरकार में, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप प्लीज हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप सर एक सेकंड, अभिजात वर्ग को आप सुविधा देते हो। देखो ये दोनों मिलकर दलितों को एजेंडे का टाइम उठा रहे हैं, दलितों को चाहिए कि इन दोनों को देख लें, ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। सबसे ताकतवर महिला मायावती को मारने का प्रयास आप करते हो। आप धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, इनकी इनको समाजवादी दोनों लोग का पार्टी ने धन्यवाद। पल्लित राजेंद्र घोषित किया गौतम जी, आप मुझे था, बताओ सर, उसने जो है मायावती को मारने दलित का प्रयास एजेंडे और किया था, स्वाभिमान के लिए भाजपा ने स्पेस दे रहे बचाया हैं। था। थैंक यू सर, बहुमत आज हमारा 235। धन्यवाद सर, आप दोनों का शुक्रिया, कभी नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। 27 में आप दोनों का टाइम समाप्त। धन्यवाद सर, आईपी सिंह जी धन्यवाद, थैंक यू सर। आप बोलिए सर, गौतम जी। सपा हो या धन्यवाद आईपी सिंह जी, शुक्रिया, धन्यवाद। दोनों लोग दलित एजेंडे को कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बताएं, अब मैं बार बार उस पे ला रहा हूँ, ये लोग इनकी पार्टी सपा में, इनकी पार्टी में पूर्व वित्त मंत्री के गौतम गए थे और कुछ दिनों बाद वो सफोकेशन में रहे और वहां से छोड़ दिया पार्टी। अच्छा, क्या छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दी। और इसीलिए ये आप समझ लीजिए इनके यहाँ दलितों का कोई जगह नहीं है। अब अखिलेश यादव थोड़ा प्रयास कर रहे हैं लेकिन मान सम्मान नहीं देते हैं। अभी उन्होंने बताया था कुछ दिन पहले कि अखिलेश यादव जब बाबा साहब की या मान्यवर कांसीराम की जयंती होती है वो यहाँ लखनऊ में नहीं रहते, वो निकल जाते हैं।
ये आप उठा के देख लीजिए। बाहर यहाँ पर जयंती छोटे मोटे नेता मनाते हैं और वोट चाहिए दलितों अच्छा, एक का। ऑब्जर्वेशन दिया प्रोफेसर साहब ने कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा ये अब नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। चलेगा लोकल इशुओं पर नहीं है, अभी उपचुनाव में नहीं चलेगा, लेकिन ये मुद्दा जिंदा रहेगा और इस मुद्दे को कांग्रेस ने बड़ा बाखूबी अभी भी चला रही है। कांग्रेस हर जगह तो दलित कम्युनिटी में राहुल गांधी की क्या इमेज है, आपको क्या लगता है? एक सकारात्मक इमेज क्यों है। क्यों, कारण क्या है? वो क्योंकि वो दलित हितों की बात करते हैं, दलितों के बीच जाते हैं और उनके इशुओं को उठाते हैं। तो बीजेपी में देखिए, अभी तो समीर सिंह जी कह रहे थे बेबी रानी मौर्य, नहीं, ये सारे जितने मुखौटे हैं भाई साहब, आपको बता दें, हम तो दिन भर इसी पत्रकारिता में हम सबको जानते हैं। अब असीम अरुण इतनी टॉप जॉब राहुल गांधी की एक दलित योजना आप बता दीजिए। एक सेकंड बोलने दें। अपनी सरकारों में एक दलितों की कल्याण दलित समाज के पत्रकार हैं सर, उनको अपनी बात तो कहने दें। आप बोलने दें सर, आग्रह कर रहे हैं, मैं कोई व्यवधान नहीं डाल रहा, आग्रह कर रहा सर, व्यवधान नहीं डाल रहे दलितों के लिए। आप तो दलितों को बोलने नहीं दे रहे हो सर, बोलो सर, आप संकोच मत करो। सरकार में नहीं है ना, अरे जब क्यों? सरकार में 10 होंगे साल तब सरकार में थे आप, देखो सर, 10 साल सरकार में थे। एक दलित पत्रकार का मुंह बंद ना करो, आप बोलने दो। नहीं, आप मैं मैडम कुछ नहीं कर रहा, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। बोले सर, आप कंटिन्यू गौतम जी से निवेदन कंटिन्यू करें, नहीं, आप प्रेशर में ना आए सर, बोले सर। हमारा देखिए ब्रजेश जी, गौतम जी ने स्वीकार सर, आप क्यों जबरदस्ती दबाव गौतम जी बना? ने स्वीकार किया कि सरकार की अब योजनाओं सब का देख लाभ रहे हैं कि गाँव आप में है। एक दलित जो सच है पत्रकार वो को बताने बोल में रहे को हैं। स्वीकार आप डिस्टर्ब कर रहे हो एक दलित नहीं, नहीं, पत्रकार हम को। उनको सपोर्ट कर रहे नहीं, हैं। आप दलित हम तो पत्रकार कह रहे हैं को- कि उन्होंने आप सर स्वीकार continue करो। किया कि गांव में दलितों के आप बीच अपना में time काम ले लो क्या? हुआ है, झोपड़ी घर में बदल आप गई, ये ना बोलें। घर में शौचालय देखिए। बना है, घर में उज्ज्वला सर, चला आप गया, गलत कर रहे हो। बिजली लग गया। ऐसा है, इतना हुआ लेकिन कि एक नहीं? चीज है, इतना हुआ कि नहीं? सर एक सेकंड रुक नहीं, जाओ। वो तो हम उसको तो हम बता रहे हैं ना, लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न बहुत ज्यादा हो रहा है, वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। एट्रोसिटी की नहीं, रिपोर्ट आई, ऐसा अरे नहीं, अभी रिपोर्ट ऐसा आप नहीं। देख लीजिए, आप लेटेस्ट रिपोर्ट NCRB देख के आंकड़े लीजिए। देखिए। अभी एक कुछ दिन पहले अभी NCRB एक के आंकड़े दलित देख लड़के को लीजिए। एक बोल रहे हैं इनको, आप एक देखो दलित लड़के को बड़ा गलत मैसेज जा रहा है, आप रुक जाओ। अच्छा मारा गया। अलग बात आपको है, तो कोई बोलने नहीं कार्रवाई दे रहे। हुई कि नहीं आप हुई? चूंकि भाई साहब ये सदियों से दबा के रखना चाहते हैं, कार्रवाई यहाँ हुई कि पर नहीं? वही- गौतम वही जी कर रहे हैं। गौतम जी, भाई आप बोलने का कार्रवाई मतलब हुई कि नहीं हुई? हम तो आपकी सलाह में नहीं बोले, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आप बताओ, हाँ, कार्रवाई आप बोलिए, कंटिन्यू नहीं, करो हम कभी ताकि नहीं जाने बोले। तो लोग। हम तो ये आपको कह तो रहे रोकना चाहिए ना हैं इसी- कि कार्रवाई भाई, हुई कि हमारी नहीं बात हुई? तो सुनिए। नहीं, गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? नहीं किसकी गिरफ्तारी? जो दलित बच्चे की बात आप कर अमन रहे हैं, गौतम लड़का मारा गया नहीं, पुलिस उसमें अभिक्षा में, गिरफ्तारी हुई कि आप नहीं यहाँ हुई? के- हाँ, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई देखिए, भाई साहब, नहीं, ऐसे देखिए, तमाम सी पुलिस और अभिरक्षा दलितों की में रिपोर्ट नहीं पर मारा लिखी गया, जाती है। ये हम पुलिस आपको अभिरक्षा हमारे में नहीं तमाम मारा लोगों गया, की पुलिस फोन आते हैं अभिरक्षा कि में भैया नहीं हमारी मारा- रिपोर्ट दर्ज गौतम करवाइए। जी, जिलों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, ऑनलाइन जिलों में रिपोर्ट दर्ज होती है इनको हमारी बगैर सरकार हायर में। अथॉरिटी के अप्रूवल के अरे रिपोर्ट नहीं हमारी लिखी जा रही सरकार है। में और हमारे ऑनलाइन पास तमाम रिपोर्ट लोग दर्ज फोन होती आते हैं कि भैया रिपोर्ट हम लोग ऑनलाइन देखो दर्ज कि होती आपको है, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन दर्ज नहीं, वो होती तो है। कंटिन्यूअस करते रहते हैं, नहीं, इनका ऑनलाइन मिजाज ही दर्ज ऐसा होती है। गौतम जी। हाँ, अच्छा, मेरा धन्यवाद। निवेदन है आपसे मिजाज ही दो ऐसा है। चीजों पे। अमन गौतम को इंसाफ देखिए, मिला? नहीं नहीं, अगर- कोई इंसाफ नहीं मिला अगर भाई, आप उसको- सवाल कर हाँ, रहे ये हैं तो कुछ पैसा जवाब भी तो देके ले लीजिए। धन्यवाद विधायक सर। ऐसी मैं जवाब एक नहीं सेकंड दूंगा। सर, प्रोफेसर साहब को दो लाइए। बहुत महत्वपूर्ण सर एक सेकंड रुक जाए प्लीज, 25 सेकंड दे दूंगा दो समय। महत्वपूर्ण पहले प्रोफेसर विषय साहब गौतम बोलेंगे जी। और सुधा जी चलिए, ठीक बोलेंगे। है, हमको बाद ओके, में प्रोफेसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर रविकांत जी। मैं आपको दोबारा फिर मौका दूंगा, ठीक, टाइम बचा तो दे दूंगा। प्रोफेसर साहब, आप मुझे बताइए कि जो आपने ऑब्जर्वेशंस प्रस्तुत किए उस पर दोनों दल सहमत नहीं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, और जिस दलित एट्रोसिटीज़ का मामला अभी राजेंद्र गौतम जी उठा रहे हैं, क्या वाकई में उतना बड़ा और व्यापक है वो? देखिए, मैंने केवल संविधान की बात की थी कि संविधान अब चुनावी मुद्दा नहीं होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नैरेटिव नहीं होगा। डेफिनेटली नैरेटिव होगा और दलितों को जोड़ने में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन अगर ये सोचते हैं राजनीतिक दल कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दलितों ने अपने सारे मुद्दों को छोड़ करके कि उनको टिकट मिला कि नहीं मिला, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में ही अगर आपसे कहूँ जी, तो उत्तर प्रदेश में दलितों की दो बड़ी जातियों को एक भी टिकट इंडिया अलायंस से नहीं मिला था। न तो कोरी को कोई टिकट मिला और न धोबी को कोई टिकट मिला, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों जातियों ने इंडिया अलायंस को वोट किया। मैं सपा और कांग्रेस दोनों की बात कर रहा हूँ। और वो क्यों वोट किया था? क्योंकि संविधान बचाने का मुद्दा था। बीजेपी के दर्जनों नेताओं ने छाती ठोक करके कहा था कि संविधान हमें बदलना है, तो उसकी औकात दिखाना जरूरी था बीजेपी को, इसलिए वो किया गया था। लेकिन आज अगर संविधान को आप मुद्दा बनाएंगे
जी। कि संविधान के दूंगा सर जरिए फोन। हम वोट हासिल कर अभी लेंगे, सुधा जी बोल इसलिए रहे हैं, फिर ये आप अब लोग नहीं करें। है। अब ये चीज नहीं है। अब आपको प्रतिनिधित्व देना होगा, बिना लीडरशिप के आपको तो वोट ये मिल सपा, जाएगा, इसकी भाजपा, आशंका मुझे कांग्रेस, दिखती है। इनके पास दलित समाज के लिए कोई एजेंडा है या नहीं? नहीं, एजेंडा तो है। मैंने कहा ना कि दलितों को 3 मुद्दे चाहिए। पहला है सम्मान का, दूसरा है एजेंडा, तीसरा है प्रतिनिधित्व, भागीदारी। जी। अब राहुल गांधी इन दोनों पर बात कर रहे हैं, सम्मान की बात भी कर रहे हैं और एजेंडे पर भी बात कर रहे जी। हैं। एजेंडे का मतलब है रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बैकलॉग भर्तियों की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, सम्मान की भी बात कर रहे हैं, लेकिन दलितों के लीडरशिप को लेकर के वहां भी खामोशी है। जी, थैंक यू उत्तर सर। प्रदेश में कोई लीडर है क्या कांग्रेस हाँ, के आप पास? पहले राउंड में दलित चीज नहीं बोल है। चुके हैं। मैं यही सवाल सुधा जी से कर लेता हूं सर। थोड़ा वक्त का अभाव है सर, आज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मैं एक बात जरा समीर जी ने जो बात कही थी, 20 सेकंड सर। एक्चुअली समीर जी की समस्या ये है कि वो आज भी उसी मेरी नजरिए समस्या से नहीं सर, बोलने है, दीजिए। समस्या आपकी है। अभी मैं राहुल PhD गांधी ने कर लूं, विदेश में क्या मैं कहा? प्रोफेसर आरक्षण खत्म करने की बात राहुल सर, आप- गांधी ने कहा? ऐसा करके सर आप अरे आप बोल लेने प्रोफेसर हैं, आप इतना तो बताइए कि राहुल गांधी ने अभी विदेश दौरे पर गए थे तो आरक्षण खत्म करने की बात किसने की? थैंक यू किसी सर। को बोलने नहीं किसने? देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी वो के नहीं पास। सुधरने वाले। सर थैंक यू वो सर। नहीं सुधरने वाले। ना ना थैंक यू आरक्षण खत्म सर। करने ओके की। सुधा जी, आप मुझे बताइए कि ये प्रोफेसर साहब वाले। 2 बार ये मुद्दा उठा चुके हैं कि कांग्रेस के पास दलित समाज की लीडरशिप नहीं है। ऐसा क्यों करते नहीं, हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपनी वो कह रहे यूपी के, खाबरी जी को जो हटाया उसका नहीं मेरे मैं ख्याल आ रही से हूँ उस मसला पे। है। चाहे हमारे पास पीएल पुनिया जी हों, चाहे उनके पुत्र तनुज पुनिया जी हों, चाहे खाबरी जी हों, हमारे पास अल्पसंख्यक से लेके दलित से लेके बहुत से चेहरे हैं और जो कांग्रेस को बेहतर तरीके से दलितों के प्रेजेंटेशन को दिखाते भी हैं और है भी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर हमने किसी दलितों को का प्रेजेंटेशन है, भाई प्रेजेंटेशन क्या है वो Representation। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं वो Presentation हाँ नहीं। बिल्कुल उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ में है क्योंकि उनको वो चीज़ करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे जब शिक्षा और बराबरी की बात होती है, समानता की बात होती है, तो वहाँ पे कहने के बाद फिर दलित कहने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन भाजपा के साथ आप देखेंगे कि चाहे राष्ट्रपति हो जाए, चाहे वो किसी पद पे पहुंच जाए संवैधानिक, लेकिन वो बार बार उसको फोकस जरूर करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने राहुल गांधी जी की बात की। राहुल गांधी जी ने कहा कि सबको समानता मिलने के बाद, इस देश में अगर सब कुछ समानता पे हो जाए तब आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये लोग ये बात को नहीं कहेंगे। Thank you, जाहिर सर, सी बात है, शुक्रिया, जाहिर सी बात है। अब सबको नहीं, 20 नहीं, सेकंड नहीं, देते हैं। नहीं, करेंगे, नहीं, रविकांत सबको जी 20 को सेकंड, देना एक चाहिए। सेकंड सबसे सर। महत्वपूर्ण बात कि Thank you, madam। राहुल जी को आज कोट cooperate करने करें, से please। पहले, राहुल जी को कोट करने से धन्यवाद। पहले उनकी पूरी धन्यवाद, बात को thank कोट you, करने बहुत की हिम्मत शुक्रिया। रखनी रविकांत चाहिए। जी को तो ये मैं एक सेकंड रुक चाहिए कि जाए। राहुल अगर गांधी सबको ने 20 क्या सेकंड चाहिए तो बताइए हमेशा मैडम। आधी धन्यवाद, अधूरी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आईपी सिंह जी, आपको मैं सर अनइंटरप्टेड 20 सेकंड देता हूं। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए सर। समय का ध्यान रखिएगा, 20 सेकंड। देखिए, रामपुर की धमकी दी जा रही है। जिस तरह से रामपुर में 28 से 30% कुल वोटिंग हुई थी, उस बात की धमकी दी जा रही है। जिस तरह से बीएलओ को हटा दिया गया है, चिन्हित करके पुलिस स्टेशन पर एसओ तैनात किए जा रहे हैं, अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं, और चुनाव आयोग पूरी तरह बीजेपी सर धन्यवाद सर, समय समाप्त सर। इसलिए अब समय का अनुशासन का पालन करें सर। मांग समाजवादी पार्टी धन्यवाद सर, करती है। बहुत शुक्रिया। निष्पक्ष चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर आज सहयोग, बस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। 20 सेकंड सर, समय का पालन सर। ब्रजेश जी, आईपी सिंह जी हार से पहले रोने लगे हैं और कह रहे थे, कल अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती मिल्कीपुर में चुनाव हो। न्यायालय में कौन गया? इनके सांसद गए कि चुनाव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, किसको लड़ा रहे हैं? अपने बेटे को। रविकांत जी अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चालीसा पढ़ रहे थे। परिवार का बेटा लड़ रहा है, कोई हरिजन कार्यकर्ता नहीं मिला, कोई दलित पासी कार्यकर्ता नहीं मिला। मैं 1 दर्जन नाम बता सकता हूं कि गरीब दलित और दलितों को हमने टाइम समाप्त सर, धन्यवाद सर। समय का पालन करें सर, धन्यवाद सर। करिएगा कि ओके, भारतीय जनता गौतम जी पार्टी 20 दलितों के सेकंड साथ है। अनइंटरप्टेड 20 सेकंड, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। हमको लगता है अभी हमें भाजपा के एक बड़े नेता बता रहे थे कि दलितों का वोट लेने के लिए ये लोग मान्यवर कांसीराम जी को भारत रत्न भी दे सकते हैं। आजकल भाजपाइयों ज्यादा मिल रहे हैं सर। नहीं, अपने मिल तो सबसे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें अच्छा दे सकते हैं, दे सकते हैं, ये नहीं, चल उनको रहा है। नहीं मिलना चाहिए।
नहीं आप मिलना बता दो। चाहिए, हम तो चाहते हैं वैसा। तो फिर हम दे रहे हैं तो अच्छा कर आज रहे ही हैं। घोषणा करवा अरे दीजिए, भाई हम तो हम चाहते देंगे हैं। तो ओके, अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब, स्वागत करिए। थैंक यू सर। स्वागत है, हमने प्रोफेसर बहुत साहब, सारे अच्छा स्वागत काम करें किया। सर, धन्यवाद सर। हमने तो हम तो अम्बेडकर सर, जी के डिबेट भी खत्म सर, स्थान धन्यवाद। को पुष्पित डिबेट ओवर किया। सर। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा वक्त कमी पड़ गई, वरना आप लोग को और कनेक्ट करता। आपको भी नेक्स्ट टाइम देंगे। बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।